तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोर्स इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस ITF। सबसे पहले हम कवर करेंगे सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस और उसका चैप्टर 1.1 थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये IIBF के सिलेबस पर बेस्ड है और इसमें हमने बुक की हर एक लाइन को इतने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। और एक बात, अगर आपको लगे कि बुक की कोई भी लाइन का एक्सप्लेनेशन हमारे कंटेंट में मिसिंग है तो प्रूफ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी पर मेल करें और इस कोर्स को फ्री में क्लेम करें। इस कोर्स को परचेस करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देर की चलते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। इंटरनेशनल या क्रॉस बॉर्डर ट्रेड का मतलब है अलग अलग देशों के बीच गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करना, यानी प्रोडक्ट्स का एक देश से दूसरे देश में जाना। अब एक ज़रूरी बात, दुनिया में कोई भी देश, चाहे वो कितना भी अमीर हो या डेवलप्ड हो, हर चीज़ खुद नहीं बना सकता। हर देश को किसी न किसी चीज़ के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड इतना ज़रूरी है। अब देखो, हर देश की अपनी कुछ खास स्ट्रेंथ्स होती हैं। कोई देश एग्रीकल्चर में बहुत आगे है, किसी के पास ऑयल या मिनरल्स जैसे नेचुरल रिसोर्सेज भरपूर हैं। तो कोई देश टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी एडवांस्ड है, यानी वो चीज़ें ज़्यादा इफ़िशेंटली बना सकता है। तो होता क्या है, जिस चीज़ में किसी देश के पास ज़्यादा प्रोडक्शन है वो उसे एक्सपोर्ट करता है, और जो चीज़ें वो खुद ठीक से नहीं बना पाता उन्हें वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। यही सरप्लस और ज़रूरी गुड्स का आपसी एक्सचेंज इंटरनेशनल ट्रेड को जन्म देता है। अब इस टॉपिक को समझने का एक सही तरीका ये है कि पहले हम देखें कि इंटरनेशनल ट्रेड की बैकग्राउंड क्या है, ये रिसेंटली कैसे इवॉल्व हुआ है, और सबसे ज़रूरी ये होता क्या है। एक बार ये क्लियर हो जाए तो आगे हम देखेंगे कि ट्रेड फाइनेंस और उससे जुड़ी सर्विसेज प्रैक्टिकली कैसे, कहाँ और कब काम करती हैं। और इस पूरी चीज़ का बेसिक प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। जो चीज़ें कोई देश खुद एफिशिएंटली नहीं बना सकता या जो किसी दूसरे देश से सस्ते में मिल सकती हैं, उन्हें वो इम्पोर्ट करता है। और जिन चीज़ों में उसके पास सरप्लस है या जिनमें उसे कॉस्ट एडवांटेज है, यानी वो उन्हें दूसरों से सस्ते में बना सकता है, उन्हें वो एक्सपोर्ट करता है। यही बात सर्विसेज के केस में भी लागू होती है। जिन देशों के पास सस्ता लेबर है, ज़्यादा वर्कफोर्स है या स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, वो देश दूसरे देशों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इससे उन्हें फॉरेन एक्सचेंज मिलती है, यानी दूसरे देशों की करेंसी में कमाई होती है। अब देखो, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों मिलकर देशों की इकोनॉमीज को बैलेंस रखने में और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। इससे GDP बढ़ती है, रेवेन्यू जनरेशन बेहतर होती है, रिडक्शन इन कंपटीशन, कैश फ्लो मैनेज करना आसान होता है, और जो सरप्लस प्रोडक्शन है वो इफ़िशेंटली यूज़ हो जाती है। साथ ही ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंच मिलती है। सरप्लस डिस्पोज करने से प्रोडक्शन का प्रेशर कम होता है और एडवांस टेक्नोलॉजीज और नॉलेज का भी एक्सचेंज होता है एंड अदर बेनिफिट्स। और सच में आज दुनिया जिस लेवल पर है, जितनी डेवलपमेंट हुई है, ये इंटरनेशनल ट्रेड के बिना पॉसिबल नहीं होती। देशों के बीच गुड्स और सर्विसेज का यही एक्सचेंज है जिसने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को यहाँ तक पहुँचाया है। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज की। ये थ्योरी एडम स्मिथ ने दी थी, जिनका जीवन 1723 से 1790 तक रहा। एडम स्मिथ ने बताया कि देश के बीच स्पेशलाइजेशन और ट्रेड कितना ज़रूरी है। उनक थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज ये कहती है कि हर देश को वही चीज़ें प्रोड्यूस करनी चाहिए जिनमें वो दूसरे देशों के कंपेयर में ज़्यादा एफिशिएंट है। यानी जो देश किसी चीज़ को दूसरे देशों से कम कॉस्ट में बना सकता है, उसे वो चीज़ एक्सपोर्ट करनी चाहिए। इसे ही एब्सोल्यूट एडवांटेज कहते हैं। अब बात सिंपल है, अगर कोई दूसरा देश कोई चीज़ हमसे सस्ते में बना सकता है तो उसे वहाँ से खरीदना ज़्यादा समझदारी है। और हम जो चीज़ें ज़्यादा इफ़िशेंटली बना सकते हैं वो हम एक्सपोर्ट करें, अपनी स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल कर करके। और यही आइडिया दोनों तरफ काम करता है। अगर एक देश कुछ चीज़ें सस्ते में बनाता है और दूसरा देश कुछ अलग चीज़ें सस्ते में बनाता है, तो दोनों को फ़ायदा यही है कि अपनी अपनी एफिशिएंट चीज़ों में स्पेशलाइज करें और एक दूसरे से ट्रेड करें। इस तरह दोनों देशों को रिलेटिवली सस्ता सामान मिलता है, और यही म्यूचुअल गेन्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड से। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज की। डेविड रिकार्डो 1772 से 1823 ने एडम स्मिथ के आइडियाज़ को और आगे बढ़ाते हुए थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज दी। ये थ्योरी बताती है कि कोई देश ट्रेड से बेनिफिट ले सकता है अगर वह उन गुड्स के प्रोडक्शन में स्पेशलाइज करे जिनमें उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी एक चीज़ बनाने के लिए आपको किसी दूसरी चीज़ की प्रोडक्शन छोड़नी पड़ती है, तो वह छोड़ी हुई चीज़ आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। जो देश किसी पर्टिकुलर गुड को प्रोड्यूस करने में दूसरे देशों की तुलना में कम सैक्रिफाइस करता है, उसे उस गुड में कंपैरेटिव एडवांटेज प्राप्त होता है। रिकार्डो ने अपनी थ्योरी को समझाने के लिए लेबर कॉस्ट को मुख्य मेजर के रूप में इस्तेमाल किया। यानी उन्होंने यह देखा कि किसी गुड को प्रोड्यूस करने में कितने लेबर आवर्स लगते हैं। उनके अनुसार किसी देश का कंपैरेटिव एडवांटेज इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका लेबर अलग अलग गुड्स को प्रोड्यूस करने में कितना प्रोडक्टिव है। तो बेसिक आइडिया ये है कि किसी देश को उन गुड्स में स्पेशलाइज करना चाहिए जिनमें उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो, क्योंकि ऐसा करने से वह इंटरनेशनल ट्रेड से अधिक बेनिफिट प्राप्त कर सकता है। रिकार्डो के अनुसार ट्रेड का फ़ायदा केवल एब्सोल्यूट एडवांटेज से नहीं, बल्कि कंपैरेटिव एडवांटेज के आधार पर भी लिया जा सकता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो देश लो, इंग्लैंड और पोर्चुगल, और दो गुड्स, क्लॉथ और वाइन। मान लो प्रोडक्शन में सिर्फ लेबर यूज़ होता है, और यह भी मान लो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में और अलग अलग देशों में लेबर प्रोडक्टिविटी अलग अलग है, यानी हर जगह एक वर्कर उतना आउटपुट नहीं देता। अब यहाँ रिकार्डो ने एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन कंसिडर की। एडम स्मिथ की तरह नहीं, जहाँ एक देश एक चीज़ में अच्छा है और दूसरा दूसरी चीज़ में। रिकार्डो ने कहा, मान लो पोर्चुगल दोनों गुड्स में इंग्लैंड से ज़्यादा एफिशिएंट है, तो पहली नज़र में लगेगा कि इंग्लैंड को ट्रेड से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तो दोनों चीज़ों में कमज़ोर है। लेकिन रिकार्डो ने नंबर से ये साबित किया कि अगर इंग्लैंड एक चीज़ में स्पेशलाइज करे और पोर्चुगल दूसरी में, तो दोनों गुड्स की टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और जब ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ती है तो ट्रेड दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। बस एक कंडीशन है, दोनों गुड्स के बीच एक सूटेबल एक्सचेंज रेशियो तय होना चाहिए, जिसे टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं। अगर यह रेशियो सही हो तो स्पेशलाइजेशन और फ्री ट्रेड दोनों देशों के लिए काम करता है, और नतीजा ये होता है कि ट्रेड के बाद दोनों देश उन दोनों गुड्स को उससे ज़्यादा कंज्यूम कर पाते हैं जितना वो अकेले कभी प्रोड्यूस कर सकते थे। अब देखो, किसी भी रैंडम गुड में स्पेशलाइज कर लेना काफ़ी नहीं है। रिकार्डो ने साफ कहा कि हर देश को उसी गुड में स्पेशलाइज करना चाहिए जिसमें उसे कंपैरेटिव एडवांटेज हो, और ये कंपैरेटिव एडवांटेज पता करने के लिए अलग अलग देशों में गुड्स की प्रोडक्शन कॉस्ट को कंपेयर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, मॉनेटरी कॉस्ट या रिसोर्स कॉस्ट लाइक लेबर आवर्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट करना ज़रूरी नहीं। जो चीज़ एक्चुअली मैटर करती है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी एक गुड बनाने के लिए आपको दूसरी कौन सी चीज़ की प्रोडक्शन छोड़नी पड़ रही है। यही कंपैरिजन बताता है कि किस देश का कंपैरेटिव एडवांटेज किस चीज़ में है। इसे समझने का एक तरीका यह है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ और देशों में प्रोडक्टिविटी लेवल्स को कंपेयर करो। वही पोर्चुगल और इंग्लैंड का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो पोर्चुगल दोनों चीज़ों में इंग्लैंड से ज़्यादा एफिशिएंट है, लेकिन अगर पोर्चुगल क्लॉथ बनाने में इंग्लैंड से 10 गुना एफिशिएंट है और वाइन बनाने में 3 गुना, तो पोर्चुगल का कंपैरेटिव एडवांटेज वाइन में है, क्योंकि वहाँ उसकी एफिशिएंसी का फ़र्क ज़्यादा बड़ा है। और उसी लॉजिक से इंग्लैंड का कंपैरेटिव एडवांटेज क्लॉथ में है, क्योंकि क्लॉथ में उसका डिसएडवांटेज वाइन के कंपेयर में कम है। तो बेसिकली कंपैरेटिव एडवांटेज एब्सोल्यूट एफिशिएंसी के बारे में नहीं है, ये रिलेटिव एफिशिएंसी के बारे में है। और यही वो चीज़ है जो डिसाइड करती है कि कौन सा देश क्या प्रोड्यूस करे। तो इससे ये निकलता है कि स्पेशलाइजेशन और फ्री ट्रेड का फ़ायदा उठाने के लिए हर देश को वो गुड प्रोड्यूस करना चाहिए जहां उसकी रिलेटिव एफिशिएंसी ज़्यादा हो। पोर्चुगल को वो चीज़ प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करनी चाहिए जो वो सबसे एफिशिएंटली बनाता है, और इंग्लैंड को वो चीज़ जहां उसकी रिलेटिव इनएफिशिएंसी कम हो। इस एग्जाम्पल में पोर्चुगल वाइन प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करेगा और इंग्लैंड से क्लॉथ इंपोर्ट करेगा। अब इसे नंबर से समझते हैं। एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितने लेबर आवर्स चाहिए? इंग्लैंड में क्लॉथ बनाने में 100 आवर्स लगते हैं और वाइन बनाने में 120 आवर्स। पोर्चुगल में क्लॉथ बनाने में 90 आवर्स लगते हैं और वाइन बनाने में सिर्फ 80 आवर्स। अब देखो, पोर्चुगल दोनों चीज़ों में इंग्लैंड से कम आवर्स लेता है, यानी दोनों में ज़्यादा एफिशिएंट है। लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज देखने के लिए हमें यह नहीं देखना कि कौन कम आवर्स लेता है, बल्कि यह देखना है कि एक चीज़ बनाने के लिए दूसरी चीज़ की कितनी प्रोडक्शन छोड़नी पड़ रही है, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। पोर्चुगल में वाइन की एक यूनिट बनाने में 80 आवर्स लगते हैं। उन्हीं 80 आवर्स में पोर्चुगल क्लॉथ की 80/90 यानी लगभग 0.89 यूनिट्स बना सकता था। तो पोर्चुगल के लिए वाइन की एक यूनिट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 0.89 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ। इंग्लैंड में वाइन की एक यूनिट बनाने में 120 आवर्स लगते हैं।
उन्हें 120 आवर्स में इंग्लैंड क्लॉथ की 120/100 यानी 1.2 यूनिट्स बना सकता था। तो इंग्लैंड के लिए वाइन की एक यूनिट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1.2 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ। यानी पोर्चुगल को वाइन बनाने के लिए कम क्लॉथ छोड़नी पड़ती है, इसलिए पोर्चुगल का कंपैरेटिव एडवांटेज वाइन में है। उसी तरह इंग्लैंड में क्लॉथ की एक यूनिट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 100/120 यानी लगभग 0.8 3 यूनिट्स ऑफ वाइन, और पोर्चुगल में क्लॉथ की एक यूनिट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 90/80 यानी 1.125 यूनिट्स ऑफ वाइन। इंग्लैंड को क्लॉथ बनाने के लिए कम वाइन छोड़नी पड़ती है, इसलिए इंग्लैंड का कंपैरेटिव एडवांटेज क्लॉथ में है। तो कंक्लूजन यह है कि पोर्चुगल वाइन में स्पेशलाइज करे और इंग्लैंड क्लॉथ में। दोनों अपनी अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करें, एक दूसरे से ट्रेड करें और दोनों को फायदा होगा। अब इन नंबर्स की इंटरप्रिटेशन देखते हैं। पोर्टुगल दोनों गुड्स क्लॉथ और वाइन में कम लेबर आवर्स लेता है। इसका मतलब है कि पोर्टुगल को दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करें तो वो रिलेटिव एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। पोर्टुगल की प्रोडक्टिविटी का फर्क वाइन में ज़्यादा बड़ा है, इसलिए पोर्चुगल का कंपैरेटिव एडवांटेज वाइन में है। और इंग्लैंड की बात करें तो वो दोनों में कम एफिशिएंट है, लेकिन क्लॉथ में उसकी इनएफिशिएंसी कम है, इसलिए इंग्लैंड का कंपैरेटिव एडवांटेज क्लॉथ में है। और यही रिकार्डो की थ्योरी कहती है, पोर्टुगल को वाइन में स्पेशलाइज करना चाहिए और इंग्लैंड को क्लॉथ में। एब्सोल्यूट एडवांटेज देखना ज़रूरी नहीं है। जहां रिलेटिव एफिशिएंसी का फ़र्क तुम्हारे हक में हो, वहीं तुम्हारी असली स्ट्रेंथ है। अब समझते हैं हेक्सचर ओहलिन की थ्योरी को। ये थ्योरी कहती है कि एक देश उन गुड्स में स्पेशलाइज करेगा और उन्हें एक्सपोर्ट करेगा जो उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंटेंसिवली यूज़ करते हैं जो उस देश में रिलेटिवली ज़्यादा अवेलेबल हैं। यानी जो रिसोर्स तुम्हारे पास भरपूर है, उसी को यूज़ करने वाली चीज़ें तुम बेहतर और सस्ते में बना सकते हो। और ये थ्योरी एक असम्पशन लेकर चलती है कि अलग अलग देशों के पास लैंड, लेबर, कैपिटल और नेचुरल रिसोर्सेज अलग अलग मात्रा में होते हैं, लेकिन प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी या मेथड सभी देशों में रफली सेम है। इस थ्योरी की दो मेन आइडियाज़ हैं। पहली, अलग अलग गुड्स बनाने में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग प्रोपोर्शन में लगते हैं, और दूसरी, हर देश के पास इन प्रोडक्टिव रिसोर्सेज की मात्रा अलग अलग होती है। साथ ही हेक्सचर ओलिन थ्योरी यह भी बताती है कि देशों की प्रोडक्टिविटी और ट्रेड पैटर्न्स में जो फ़र्क दिखता है वो इसीलिए है क्योंकि हर देश के पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अवेलेबिलिटी अलग है। और इसी पॉइंट पर यह थ्योरी रिकार्डो के कंपैरेटिव एडवांटेज के प्रिंसिपल को आगे ले जाती है। जिस देश के पास जो रिसोर्स अबंडेंटली अवेलेबल है, उसी रिसोर्स को हेविली यूज़ करने वाले गुड्स में उस देश को कंपैरेटिव एडवांटेज होगा, इसलिए वो उन गुड्स को एक्सपोर्ट करता है और जिन गुड्स के लिए उसके पास रिसोर्सेज कम हैं उन्हें इंपोर्ट करता है। अब बात करते हैं फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी की। यह थ्योरी कहती है कि जब देशों के बीच फ्री इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो सिर्फ गुड्स की प्राइसेस इक्वल नहीं होती, बल्कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर और कैपिटल की प्राइसेस भी धीरे धीरे इक्वल होने लगती हैं। और जब फैक्टर प्राइसेस इक्वल होने लगती हैं तो सिर्फ एब्सोल्यूट फैक्टर कॉस्ट्स के बेसिस पर कंपैरेटिव एडवांटेज ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। यह थ्योरी यह मानकर चलती है कि सभी देशों के पास गुड्स प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी रफली सेम है। जब सब देश एक कॉमन इंटरनेशनल प्राइस लेवल पर ट्रेड करते हैं, समय के साथ इनकी कीमतें लगभग बराबर हो जाती हैं। तो जिस देश के पास जो फैक्टर अबंडेंटली अवेलेबल है उसका रिटर्न बढ़ता है, और जो फैक्टर रिलेटिवली कम है उसका रिटर्न घटता है। ये प्रोसेस टाइम के साथ चलती रहती है और इवेंचुअली सभी देशों में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट्स इक्वल लेवल्स की तरफ मूव करने लगती हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, जो गुड्स और सर्विसेज इंटरनेशनली ट्रेड होती हैं उनके अंदर इफेक्टिवली वो फैक्टर सर्विसेज एम्बेडेड होती हैं जो उन्हें बनाने में लगी हैं। इसका मतलब यह है कि ट्रेड इनडायरेक्टली उन फैक्टर्स के रिटर्न्स को भी इक्वलाइज कर देता है जो फिजिकली एक देश से दूसरे देश नहीं जा सकते। और जैसे जैसे ये फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन होती जाती है, देशों के बीच जो कंपैरेटिव एडवांटेज था, जो ओरिजिनली सिर्फ फैक्टर कॉस्ट्स के फ़र्क पर बेस्ड था, वो धीरे धीरे कम होता जाता है या ख़त्म हो जाता है। और किसी भी देश के लिए सबसे इफ़ेक्टिव इकोनॉमिक अप्रोच यही है कि वो अपने कंपैरेटिव एडवांटेजेस को पूरी तरह और इफ़िशिएंटली यूज़ करे। और यह तभी सबसे अच्छे से होता है जब फैक्टर मार्केट्स और प्रोडक्ट मार्केट्स दोनों फ्रीली और कंपेटिटिव कंडीशंस में काम करें, यानी कोई आर्टिफिशियल रुकावट ना हो, रिसोर्सेज जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ फ्रीली जा सकें,
इससे यह पता चलता है कि जब गुड्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देशों के बीच फ्रीली मूव कर सकते हैं तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की एफिशिएंसी बढ़ती है। और जब हर देश अपने नेचुरल रिसोर्सेज और फैक्टर एंडाउमेंट्स का ऑप्टिमल यूज़ करता है तो ग्लोबली भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एलोकेशन बेहतर होता है और ट्रेड की ओवरऑल इफ़िशिएंसी बढ़ती है। अब इस पूरी थ्योरी का कंक्लूजन देखते हैं और साथ में इसकी लिमिट्स भी। ये ज़रूर समझना चाहिए कि फ्री ट्रेड और कंपैरेटिव एडवांटेज से एक्सपोर्ट अर्निंग्स और ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह हमेशा किसी देश के ब्रॉडर इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए ऑटोमेटिकली सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। असल बात यह है कि ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज कुछ सिंप्लीफाइड और आइडियल असम्पशंस पर बेस्ड हैं जो रियल वर्ल्ड में हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए प्रैक्टिकली देखो तो गवर्नमेंट्स अक्सर फ्री ट्रेड में इंटरवीन करती हैं किसी स्पेसिफिक सेक्टर को सपोर्ट या प्रोटेक्ट करने के लिए। यह इंटरवेंशन टैक्स पॉलिसीज, सब्सिडीज या दूसरे इंसेंटिव्स के जरिए होती है। इसके अलावा कंपैरेटिव एडवांटेज पर बेस्ड ट्रेड थ्योरीज ये मानकर चलती हैं कि परफेक्टली फ्री मार्केट्स एग्जिस्ट करते हैं, जो रियलिटी में बहुत कम होता है। साथ ही ये असम्पशन भी हमेशा सही नहीं है कि कैपिटल और लेबर एक देश से दूसरे देश नहीं जा सकते। आज के समय में सर्टेन कंडीशंस में यह दोनों फैक्टर्स काफ़ी फ्रीली मूव कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ नेचुरल कंपैरेटिव एडवांटेज होना और इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करना अपने आप किसी देश के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गारंटी नहीं देता। साथ ही ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरीज ये भी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि कोई देश किन स्पेसिफिक एक्सपोर्ट सेक्टर्स को डेवलप करे ताकि वो ग्लोबल मार्केट्स में इफ़ेक्टिवली कम्पीट कर सके। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 1.1 यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर 1.2 में।